वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, जो कि बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। न्यू मॉडल पेपर के तहत श्रृंखला चल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताई थी, उन्हीं टॉपिक्स में से एक वीडियो यह भी है। तो सीखने की विधियां, मैंने एक टॉपिक बताई थी कि भाई जो अधिगम की विधियां होती हैं उनके बारे में आपको जानना परम आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछे गए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को क्यों ना क्लियर करवा दिया जाए, जिससे आपके 10 से 15 नंबर आपके कवर हो जाएं और आप आसानी से हर एक चीज़ों को समझ पाएँ, जान पाएँ, और अपनी परीक्षा में जब ऐसे प्रश्न पूछे जाएँ कि सीखने की विधियों के बारे में बताएं या सीखने की कितनी विधियाँ होती हैं, उन सभी विधियों के बारे में चर्चा करें। आपको बता दूं, इन विधियों में जैसे प्रयास एवं त्रुटि से सीखना होता है, जिसको थॉर्नडाइक महोदय ने बड़े अच्छे तरीके से अपने प्रयोग करके उन्होंने भूखी बिल्ली पर एक प्रयोग किया। इसके बाद में आपको पता होगा अनुकरण का एक सिद्धांत है। अनुकरण के सिद्धांत में आपको पता होगा उसके बारे में, मतलब अनुकरण के द्वारा कैसे बच्चे सीखते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा पावलोव महोदय ने जो है संबंध सहज क्रिया से सीखने के बारे में बताया है, उसके बारे में जानेंगे। और सूझ के द्वारा जो सीखना होता है उसके बारे में जानेंगे। गेस्टाल्ट का प्रयोग देखेंगे, कोहलर का प्रयोग देखेंगे, जिसको गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो ये तमाम प्रकार की विधियां हैं जिन विधियों के माध्यम से एक बच्चा या कोई जानवर या कोई व्यक्ति सीखता है, जानता है और परखता है, समझता है चीज़ों को। तो शिक्षा शास्त्र में खास करके सीखना बोलते हैं अधिगम को अंग्रेजी में, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं लर्निंग, हिंदी में बोलते हैं उसको शुद्ध हिंदी में अधिगम। लेकिन अगर उसको बात की जाए आम भाषा में, हम और आप जिसको समझते हैं उसको बोलते हैं सीखना, ठीक है। लर्निंग माने सीखना। अब आपको बता दूं सीखना क्या होता है। तो सीखना जो होता है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया होती है। लगातार आप जो है समाज के साथ सामंजस्य करते हैं और समाज को जानने का प्रयास करते हैं, समाज कैसा है, या समाज की बात की जाए या अन्य चीज़ों की, मतलब आप समन्वय स्थापित करते हैं, तालमेल बना पाते हैं। तो ये स्किनर महोदय कहते हैं कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है और उसी परिवर्तन के साथ साथ आपकी बुद्धि, दिमाग और आपका मन सभी का सामंजस्य बैठ जाए और आप अच्छा काम करें, ये होता है सीखना, ठीक है। इसके अलावा और भी विद्वानों ने अधिगम के बारे में, यानी कि खास करके अधिगम के कई सारे सिद्धांत भी हैं, तो उन सिद्धांतों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। अधिगम की अगर बात की जाए तो अधिगम की परिभाषा जेपी गिलफोर्ड महोदय ने दी है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। उदय पारीख कहते हैं कि अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी किस परिस्थिति में प्रक्रिया के कारण नए प्रकार के व्यवहार को ग्रहण करता है, जो किसी सीमा तक खास करके प्राणी के सामान्य व्यवहार को बाध्य और प्रभावित करता है। चार्ल्स ई स्किनर महोदय कहते हैं कि व्यवहार में अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अधिगम क्या होता है, व्यवहारों में परिवर्तन। व्यवहार में जैसे जैसे आपके परिवर्तन होता है, उसी व्यवहार के परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। क्योंकि आपके व्यवहार में परिवर्तन तभी होगा जब आप कुछ जानेंगे, कुछ सीखेंगे, ठीक है, कुछ नया करेंगे। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। वुडवर्थ महोदय जो है उन्होंने खास करके विश्लेषण किया अधिगम का और कहा कि 3 टाइप का अधिगम, उन्होंने 3 विशेषता बताई। पहली विशेषता कही कि अधिगम का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, और अधिगम व्यवहार का एक संगठन होता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अधिगम नवीन प्रक्रिया की पुष्टि है। तो इस कुल मिलाकर के अधिगम ये हो गया। अब अधिगम की जो सीखने की विधियां हैं, उन विधियों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा। सीखने की विधियों का वर्णन कीजिए, ऐसे आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको हेडिंग डालना है सीखने की विधियां, यानी मेथड्स ऑफ लर्निंग। जब भी आप अपने प्रश्न के उत्तर को लिख रहे हो कॉपी में, तो अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो आप जैसे हेडिंग डालें तो इस प्रकार से डालें, मतलब यहाँ पर हेडिंग मत डालिएगा किनारे एकदम से। हेडिंग जो है अगर आप शीर्षक की भांति डालेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, अर्थात जो है यहाँ पर हेडिंग डालें, मतलब कि जैसे बीचों बीच में हेडिंग डालें और उसके बाद में जब भी लिखें तो देखिए यहाँ पर यहाँ से लिखा गया है, फिर एक लाइन इधर से, यानी कि जब भी लिखना प्रारंभ करें तो आगे से थोड़ा सा छोड़ दें। ऐसा एक प्रकार से लिखावट की विधि होती है। तो और तीसरी बात, जब भी आप हेडिंग डालें तो मेथड्स ऑफ लर्निंग, यानी जैसे अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप अंग्रेजी में थोड़ा सा, एक हिंदी में लिखें, फिर नीचे उसी को ब्रैकेट में अंग्रेजी में लिख दें। इससे क्या होगा, और दूसरे कलर से लिखिए, इससे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा और एग्जामिनर उसको पढ़ेगा। अगर आप जानकार हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए, सीखने की 4 मुख्य विधियाँ हैं। अब ये 4 मुख्य विधियाँ कौन कौन सी हैं, इन्हीं विधियों पर हम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझना है। तो सीखने की 4 मुख्य विधियाँ हैं।
वैसे मानव वैज्ञानिकों ने सीखने की बहुत सी विधियां प्रतिपादित की है, परंतु जिन विधियों की अधिक उपयोगिता है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो निम्नलिखित विधियां हैं और उन्हीं के बारे में हम जानेंगे कौन कौन सी ये 4 विधियां हैं। पहली विधि है प्रयास एवं त्रुटि से सीखना, यानी लर्निंग बाई ट्रायल एंड एरर। आप लगातार कोई ट्राई कर रहे हैं और ट्राई करते करते आप सीख गए, आप अपनी गलतियों को पकड़ करके आप सीख गए, तो ये होता है प्रयास एवं त्रुटि से सीखना। अभी इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, किन किन विद्वानों ने इसके बारे में बताया उसको भी जानेंगे। दूसरा, अनुकरण से सीखना। अनुकरण का मतलब होता है इमिटेशन, यानी कि लर्निंग बाई इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है जैसे कि 2 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है, उसने वो काम किया तो वो गड्ढे में गिरा, तो दूसरा व्यक्ति वो काम नहीं करेगा जिससे वो गड्ढे में गिरे। मतलब उसको ये पता हो जाएगा कि भाई इन्होंने ऐसा किया था तो इसलिए ऐसा हुआ, यानी अनुकरण करना। अनुकरण करना मतलब होता है कि दूसरे का देख करके फिर सीख लेना, ठीक है, वो होता है अनुकरण करना। तीसरा जो सीखना होता है वो होता है सूझ, यानी अंतर्दृष्टि। मतलब क्या होता है, लर्निंग बाई इनसाइट। मतलब आप कोई काम कर रहे होते हैं और आपके अंदर से या आपका आंतरिक कहता है कि नहीं ये अगर ऐसे करेंगे तो वो होगा। मतलब आंतरिक यानी सूझ, आपका दिमाग काम करता है, सूझ का सिद्धांत। जैसे अभी चर्चा करेंगे एक बंदर वाला जो प्रयोग है उसके बारे में, ठीक है। चौथा सिद्धांत है संबंध सहज क्रिया से सीखना, लर्निंग बाई मतलब कि कंडीशनल्ड जो है रिफ्लेक्स जो होता है, यानी संबंध सहज क्रिया के द्वारा हम सीखते हैं वो, यानी कि एक काम अगर करेंगे तो दूसरा काम उससे बन जाएगा, ऐसा सीखना कुछ। तो ये 4 टाइप का सीखना होता है। आइए एक एक टॉपिक के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार सीखने की जो विधियां हैं वो विधियां कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हमको कैसे जानना है। सबसे पहली विधि है प्रयास और त्रुटि से सीखना, इन लर्निंग बाई ट्रायल एंड एरर। देखिए इसको लेकर के 2 विद्वान मुख्य रूप से हमारे समक्ष, मतलब कि 2 टाइप की धारणाएं हैं। पहला है काम करते हुए आप सीखें, ये भी एक प्रकार से सीखना ही है प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा। दूसरा होता है थार्डाइक महोदय ने इस पर प्रयोग किया है और उन्होंने कुछ निष्कर्ष बताए हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले समझेंगे काम करते हुए कैसे सीखा जाता है। थार्डाइक एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक भी हैं, शिक्षा शास्त्री भी हैं। ये कहते हैं कि सर्वप्रथम जब हम कोई नवीन वस्तु को सीखने का प्रयास करते हैं, नवीन वस्तु जैसे कोई नई चीज़ आपके घर में आई है और उसको आप नहीं जानते हैं, तो जब आप उसको सीखने का प्रयास करते हैं तो हम एकाएक नहीं सीख पाते हैं। जैसे कि मोटरसाइकिल आती है आपके घर में, तो आप मोटरसाइकिल एक बैग नहीं जान पाते कि कैसे चलाना है, आप उसको लगातार सीखते हैं, काम करके लगातार प्रैक्टिस करके आप सीखते हैं। हमको कई बार प्रयास करना पड़ता है इसके लिए, और इसीलिए इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। तो जब आप लगातार प्रयास करते हैं और कई बार वो प्रयास जो आप करते हैं भूल भी जाते हैं कि नहीं ऐसे करना था कि ऐसे करना था, तो आप भूल भी जाते हैं उस चीज़ को, और अंत में क्या होता है, धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। इसी प्रकार से जब लगातार आप अभ्यास कर लेते हैं, बीच में भूलते रहते हैं, फिर भी अंतोगत्वा क्या होता है, सकारात्मक परिणाम निकलता है और आप वो काम सीख जाते हैं। तो अंत में क्रमशः हम सीख जाते हैं। जैसे मुर्गी का एक बच्चा जो होता है चोंच से दाना उठाता है, परंतु वह गिर जाता है, फिर वह प्रयास करता है, उस दाने को उठाता है, और इस प्रकार वो लगातार कई बार प्रयास करता है, और भूल करने के कारण मतलब भूल करने के बावजूद भी बच्चा चोंच से दाना उठाना सीख जाता है, और ये लगातार प्रयास के द्वारा ही वो सीख पाता है, ठीक है। तो ये होता है एक प्रकार से, इस प्रकार के सीखने में थार्डाइक के द्वारा प्रतिपादित नियम जो है, और थार्डाइक महोदय का जो नियम है, कौन सा नियम है भाई, देखिए एक तो तत्परता का नियम है उनका, एक अभ्यास का नियम है और एक प्रभाव का नियम है। ये 3 नियम जो है ये खास करके इसमें काम करते हैं, और इसे हम सफल प्रतिक्रियाओं के चुनने के द्वारा सीखने की विधि कहते हैं। क्योंकि प्राणी तो सफल प्रतिक्रियाओं के चुनने से ही सीखता है, ना कि गलत अवहेलना करने से। मतलब वो लगातार प्रयास करेगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो सीख जाएगा। लॉयड मॉर्गन महोदय हैं ये एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक भी हैं, शिक्षा शास्त्री भी हैं। इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया इसी सिद्धांत को साबित करने के लिए। मैकडूगल महोदय भी इसी प्रकार से मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री हैं। इन्होंने चूहों पर एक प्रकार से परीक्षण किया, और इन सभी परीक्षणों के बाद में यहाँ ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर ये है कि प्रयास एवं त्रुटि विधि केवल गतिपूर्ण क्रियाओं से संबंधित नहीं होती है, हमारे सोचने की क्रिया में भी प्रयास और त्रुटि का अंश मिला रहता है। यानी कि जब हम कोई चीज़ सोचते हैं या हम जो हमारी सोचने की क्रिया होती है, जो एक्शन होता है, उसमें भी प्रयास और त्रुटि का अंश मिला रहता है। वास्तव में कोहलर के द्वारा प्रतिपादित
जो सूझ की विधि है उसमें प्रयास एवं त्रुटि का अंश अवश्य रहता है। यानी जो सूझ का सिद्धांत है या जो सूझ की विधि है कोहलर महोदय ने जो प्रतिपादित किया है, जो दूसरी विधि तीसरी विधि भी हम अंतर्दृष्टि से सीखना जिसको कहते हैं, लर्निंग बाय इंसाइट, जो कोहलर महोदय ने उस पर विस्तार से बताया है, तो वो भी कहीं ना कहीं पे सूझ और मतलब प्रयास एवं त्रुटि का ही एक अंश उसमें भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं प्रयास और त्रुटि ये प्रकृति के द्वारा ही होता है। बच्चा जैसे शुरुआत में आप देखते हैं बच्चा जो है एक प्रकार से धीरे धीरे करके हर काम को चलता है, चल नहीं पाता, फिर गिरता है, फिर चलता है, लगातार प्रयास करता है और इसके कारण से वो सीख जाता है। अगर वही बच्चा हार मान ले और चलना बंद कर दे तो वो नहीं सीख पाएगा ज़िंदगी में चलना। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला जो आपका है, थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयोग क्या किया इस सिद्धांत को लेकर के। चूँकि थॉर्नडाइक महोदय सीखने की विधियों में जो प्रयास एवं त्रुटि से सीखना है उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है और इसीलिए खास करके हम थॉर्नडाइक महोदय का प्रयोग देखेंगे। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि थॉर्नडाइक महोदय ने किस पर प्रयोग किया था, लिखित में भी परीक्षा में आता है। तो एक भूखी बिल्ली को उन्होंने क्या किया, थॉर्नडाइक महोदय ने क्या किया, एक भूखी बिल्ली थी, उसी भूखी बिल्ली को क्या किया, एक पिंजड़े में बंद कर दिया और चूँकि वो भूखी थी इसीलिए उसको पिंजड़े में बंद किया और क्या किया, उसका दरवाज़ा जो है सिटकिनी घुमाने पर खुलता था। ऐसा कुछ एक प्रकार से दरवाज़ा था जिस अगर सिटकिनी घुमा देती बिल्ली तो दरवाज़ा खुल जाता और उस भूखी बिल्ली को उसी में बंद कर दिया गया मतलब कि उस कमरे में। ठीक है, दरवाजे के बाहर पास में खाना रख दिया गया और जब दरवाजे के पास में बाहर से खाना रख दिया गया, बिल्ली जो है खाना प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की क्रियाएं करती है। चूँकि वो भूखी है और भूखी बिल्ली जो होती है, कहते हैं ना कि भूखी बिल्ली खंभा नोचे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब वो क्या करती, देखती भाई खाना बाहर रखा है और सिटकिनी घुमाने से कुल्ली जो है खुलती है, पल्ला खुलता है, दरवाज़ा खुलता है, लेकिन बिल्ली को ये बात नहीं पता है कि सिटकिनी घुमाने से खुलता है। चूँकि उसके भूख लगी है और लगातार वो खाना खाने का प्रयास करेगी और लगातार क्या होगा, तो ये जो है एक प्रकार से कई प्रकार की क्रियाएं करती हैं और संयोग बस क्या होता है कि वो प्रयास करती दरवाजे पर कूदती रहती है और कूदने से क्या होता है, उसके पंजों से सिटकिनी अचानक से घूम जाती है और जब घूम जाती तो बिल्ली बाहर निकल करके खाना खा लेती है। फिर जो है फिर से इसी प्रकार की कार्यप्रणाली को किया जाता है, फिर से उस बिल्ली को बंद किया जाता है। एक बार तो ये गलती से लग गया, मतलब एक संयोग से लग गया कि भाई बिल्ली कूद रही थी, उस सिटकिनी पर हाथ लग गया तो एक प्रकार से वो खुल गया। ये तो हो गया पहला इन्होंने प्रयोग किया। फिर उन्होंने सोचा कि भाई अगर देखें कि बिल्ली ये जान पाती, दिमाग काम करके प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत से सीखती है कि भाई सिटकिनी घुमाने से ही खुलता है, बिल्ली को इस बात का एहसास हुआ कि सिटकिनी घुमाने से दरवाज़ा खुला है, तो फिर से इसी प्रकार की कार्य प्रणाली की जाती है और इस बार बिल्ली कुछ भूलों के बाद दरवाज़ा खोल लेती है एवं रखा हुआ खाना जो होता है, भोजन होता है, उसको प्राप्त कर लेती है। और इस प्रकार कार्य प्रणाली के बाद थॉर्नडाइक ने कई बार इसका प्रयोग किया बिल्ली को लेकर के और अंत में क्या होता है कि बिल्ली प्रथम प्रयास में ही दरवाज़ा खोलने लगती है। जब लगातार 15-20 बार उन्होंने प्रयोग किया बिल्ली को, भूखी बिल्ली को बंद करके खाना रख करके अलग अलग बिल्लियों से या फिर उसी बिल्ली का प्रयोग किया, तो वो बिल्ली जब लगातार प्रयास करे तो उसको पता चल गया कि भाई इस सिटकिनी को घुमाने से ही खुलता है। लगातार उसने प्रयास किया, लगातार गलतियां करी और उन्हीं प्रयास और गलतियों के चलते उसने यह सीखा कि भाई सिटकिनी घुमाने से दरवाज़ा खुलता है और अगर खाना खाना है तो सिटकिनी, चूँकि उसको रिक्वायर्ड थी किसकी, खाने की, भूख लगी थी। और चूँकि वैसे बिल्ली को अगर बंद कर देंगे तो प्रयास मतलब वो ढूंढती रहेगी जगह कि कैसे निकला जाए। तो एक प्रकार से ये चीज़ उन्होंने किया। ठीक है, तो इस प्रकार से बिल्ली प्रथम प्रयास में दरवाज़ा खोलने लगती है और इस प्रकार प्रयास एवं भूलों के द्वारा बिल्ली दरवाज़ा खोलने में पूर्ण रूप से प्रवीण हो जाती है, मतलब दरवाज़ा खोलना बिल्ली सीख जाती है। और चूँकि बिल्ली जात की जो है वो दरवाज़ा खोलना सीख जाती है तो ये प्रयास और त्रुटि के द्वारा ही संभव है, ऐसा विद्वानों ने इसको एक प्रकार से सिद्ध किया। ठीक है, अब प्रयास एवं त्रुटि से सीखने की कई सारी विधियाँ होती हैं। अब किन किन विधियों के माध्यम से लोग सीखते हैं प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा? सबसे पहली बात हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो विधि है वो है अनायास प्रतिक्रिया के द्वारा। मतलब आप लगातार, जैसे बिल्ली प्रयास कर रही थी और क्या हुआ, अचानक से खुल गया, तो वो हो गया आपका अनायास प्रतिक्रिया के द्वारा, प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा जो है एक प्रकार से सीख गया कोई व्यक्ति। दूसरा, असंतोषजनक प्रतिक्रियाओं की अवहेलना करना। मतलब आप काम कर रहे हैं, जैसा कि आपने एक प्रकार से कोई काम किया, मान लेते मैंने पढ़ाया
यह वीडियो और उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाया। अब मुझे लग रहा है कि मैं जो है संतुष्ट नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाया हूँ, तो मैं ये प्रयास करूँगा दूसरी वीडियो में कि मैं और अच्छा पढ़ाऊँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, असंतोषजनक प्रतिक्रिया, मतलब हमने जो पढ़ाया हमको फीडबैक मिला कि भाई मैं अच्छा नहीं पढ़ाया हूँ मैंने। ठीक है, मतलब एक बात बता रहा हूँ, तो क्या होगा कि मैं दोबारा से प्रयास करूँगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग सीखते कि भाई जो मैंने काम किया वो अच्छा नहीं, इससे अच्छा मैं कर सकता था, लेकिन ये काम हुआ नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार प्रयास करूँगा और अच्छा करने का। और ये होता है आपका असंतोषजनक प्रतिक्रियाओं की अवहेलना करेंगे, यानी जो हमारे लिए उपयोगी या हम जानते कि इससे अच्छा हम कर सकते हैं लेकिन वो काम हुआ नहीं, तो उसकी हम अवहेलना कर देंगे, उसको नेगलेक्ट कर देंगे, हम दूसरा बार प्रयास करेंगे। तो ये होगा दूसरी तरीके से सीखना। तीसरा होता है स्थापन उत्तेजना, यानी सब्स्टिट्यूट जो है स्टिमुलस या स्टिमुलस, यानी इसका मतलब होता है स्थापन उत्तेजना का मतलब ये होता है कि एक चीज़ अगर आप कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरीके से यहाँ पर अगर ये प्रयास मुझे लग रहा है कि भाई इस पर पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं प्रयास किस पर करूँगा, बोर्ड पर पढ़ाने की, यानी कि इसी चीज़ को मैं एक दूसरी विधि से पढ़ाऊँगा, दूसरे तरीके से। तो वो होता है स्थापन उत्तेजना, मतलब एक प्रकार से वो जो काम आप कर रहे हो उसको लेकर के मोटिवेट हो जाए, उत्तेजना उत्पन्न हो जाए, आप दूसरी विधि का प्रयोग करके उस चीज़ को करना चाहे। वो स्थापन प्रतिक्रिया, काम कर रहे हैं और उसी से आपको प्रतिक्रिया, मैं पढ़ा रहा हूँ, लगातार कमेंट्स आपके आ रहे हैं मोटिवेट करने वाले, लगातार आप लोग लाइक कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, मैं और अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। तो ये 4 तरीके से सीखने की विधियाँ हो गई प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा। ठीक है, अगला है 5वीं, प्रतिक्रियाओं का मिश्रण। जब क्या होता है, लगातार कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं, तो उन प्रतिक्रियाओं के द्वारा क्या होता है, लोग और सीखने की बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रतिक्रियाओं का मिश्रण। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रयास एवं त्रुटि की सीखने की विधियां हैं। और अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, इसका शिक्षा शास्त्र में क्या उपयोग है। चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र, तो शिक्षा शास्त्र में क्या उपयोगिता है, खास करके शिक्षा में क्या उपयोगिता है प्रयास एवं त्रुटि की। सबसे पहला उपयोग है कि प्रयास एवं त्रुटि की विधि में बहुत शक्ति की आवश्यकता होती। कितनी, बहुत शक्ति, यानी पावर की आवश्यकता होती है। यानी अगर बिल्ली लगातार प्रयास कर रही थी, अगर वो दरवाज़ा नहीं खोल पाती, उस समय संयोगवश नहीं खुलता, वो थक हार करके अगर पहले से बैठ जाती, अगर मतलब वो जो है खुलने से पहले ही बैठ जाती, लगातार आलसी हो जाती, तो एक प्रकार से शायद दरवाज़ा वो खोलना नहीं सीख पाती और वो खाना ना पाती खाने को। लेकिन लगातार वो प्रयास करती रही, तो इसके कारण से वो उसने किया। यानी यह सिद्धांत यह सिखाता है अपने को कि अगर आप एक बार फेल होते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप परीक्षा छोड़ दें, दोबारा आप परीक्षा देंगे, उसमें पास होंगे, तिबारा देंगे, चौबारा देंगे, साला कभी तो कभी पास होना ही तय है एकदम से ना, मतलब पास तो होंगे ही ना। ठीक है, तो ये एक प्रकार से थोड़ा सा हम लोगों को सीखना है। थोड़ा सा मेरे मुंह से गलत अपशब्द निकल गया, उसके लिए हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ, करबद्ध तरीके से माफ़ी चाहेंगे। थोड़ा सा गलत शब्दावली निकल गई अभी, उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को शायद अगर पता हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, और जिन लोगों को नहीं पता हुई वो चलिए, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, हालांकि थोड़ा सा समझाने में थोड़ा निकल गया। प्रयास एवं भूल की विधि में बहुत शक्ति की आवश्यकता होती, मतलब कि पावर की। यानी अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप प्रयास लगातार नहीं कर पाएंगे, आप 2-3 बार प्रयास करेंगे और बैठ जाएंगे फिर थक हार करके। ठीक है, दूसरा है, इस विधि में बहुत देर में उद्देश्य में सफलता मिलती है, मतलब कि लगातार आप प्रयास करेंगे तो बहुत देर में आपको सफलता मिलेगी। तो इस कारण से लगातार आपको प्रयास करना है और उद्देश्य जो है आपका, उसमें सफलता मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, लेकिन थोड़ी टाइम लगेगा। ठीक है, ये टाइम टेकिंग है। तीसरा, यह विधि गणित, ग्रामर आदि के लिए अच्छी सिद्ध होती है। ये भी बात ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। क्योंकि गणित के नियम जो है लगातार आप पढ़ते हैं, समझ में नहीं आते, लेकिन फिर भी जब लगातार आप प्रयास करते समझ में आ जाते हैं। ग्रामर के नियम हो गए ये सब। ठीक है, चौथा जो इसका उपयोग है शिक्षा में, वो है बहुत छोटे बच्चों के लिए इस विधि की उपयोगिता अधिक है। क्योंकि बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं वो लगातार जो है काम अगर करते हैं और लगातार काम करते करते वो सीखते रहते हैं, तो वो छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, पाँचवा होता है जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनके लिए यह विधि भी अच्छी, चूँकि अंत में यही कहना होगा कि यह विधि शिक्षकों को कम उपयोग में लाना चाहिए, और ख़ास करके ये मंद बुद्धि बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। चूँकि क्या होता है कि लगातार प्रयास कराते कराते वो बच्चा ऑटोमेटिक सीख जाता है। लेकिन ये एक प्रकार से ऐसे बालकों के लिए जो मंद बुद्धि हैं या कम पढ़े लिखे हैं या छोटे बालक हैं। ठीक है, हालांकि ये विधि जो है उतनी उपयोग नहीं है, लेकिन
शिक्षकों को कम उपयोग में लाना चाहिए, इसको ज़्यादा उपयोग में इस विधि को नहीं लाना चाहिए। हालांकि ये विधि भी उपयोगी शिक्षा के दृष्टि से। आगे बढ़ते दूसरी विधि। दूसरी विधि अपनी है कौन सी विधि भाई? दूसरी विधि आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, अनुकरण से सीखना, लर्निंग बाई इमिटेशन। जैसा कोई दूसरा करे स्वयं वैसा करके सीखना, ये होता है अनुकरण से सीखना। यानी छोटे बच्चे जो होता है, अगर आप एक खिलौना रखा है, उसी खिलौने को उठा करके आप सोफे पर रख दें, नीचे पड़ा हुआ है, तो बच्चा फिर से वही खिलौना नीचे आप रख दीजिए और वो खिलौना उठा करके फिर से सोफे पर रख देगा। मतलब क्या है कि वो आपको देखेगा कि आप ऐसा करते हैं। जब पानी प्यास लगती है आपको, तो आप नल पर जाते हैं, तो इसी प्रकार से अगर बच्चा भी प्यासा होगा तो वो भी नल की तरफ हाथ उठाएगा कि उधर ले चलो हमको, ठीक है, ये चीज़। यानी कि छोटे बच्चे प्रायः अनुकरण यानी इमिटेशन के द्वारा ही सीखते हैं। जैसा बड़े लोग करते हैं वैसा बालक भी करने लगता है। धीरे धीरे खेल के मैदान में, शिक्षालय में, पड़ोस में और अपने स्वयं के घर में नाना प्रकार की बातें या क्रियाएं बालक अनुकरण करके ही सीखता है। कि भाई अगर आपने पीला पीला एक फल था उसको आपने आम कहा, तो बच्चा भी उसी को आम कहेगा और धीरे धीरे सीखेगा उसको कि भाई ये पिताजी हमारे इसको आम कह रहे हैं, माता जी आम करी, तो शायद ये आम ही हो। तो वो एक प्रकार से क्या सीखेगा, वो उसको उस फल को आम बोलेगा। अगर उसी फल को पूरे घर में आप लगातार उसी फल को आप सेब सेब बोलोगे और 1 साल तक लगातार आप उस फल को सेब ही बोलो और बच्चा घर में ही रह रहा है, तो वो आम को सेब बोलने लगेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये होता है अनुकरण के द्वारा सीखना, ठीक है। तो बच्चे ऐसे करते हैं। यदि अनुकरण की शक्ति मनुष्य में ना होती तो उसका जीवन कठिन हो जाता और प्रत्येक बात सीखने के लिए उसे प्रयोग करना पड़ता। अतएव प्रकृति ने मनुष्य के अनुकरण की प्रबल क्षमता दी है कि भाई एक दूसरे को देख करके काम करना, ये होता है अनुकरण, ठीक है। इस विधि की शिक्षा में क्या उपयोगिता है इसको जानते हैं। तो अनुकरण के द्वारा बालक को कम समय में, मतलब कि कम समय में वो सीख जाता है काम। दूसरी बात, अनुकरण का प्रयोग खेल में भी होता है और खेल के द्वारा बच्चे जो होते हैं अपने भावी जीवन के लिए तैयारी करते हैं, भविष्य अपना सेट करते हैं। इसके अलावा तीसरा, अनुकरण चेतन और अचेतन मन से किया जाता है, मतलब कि अचेतन और चेतन दोनों तरीके के मन से खास करके अनुकरण किया जाता है और फलस्वरूप बहुत सी बातें बिना जाने ही विद्यार्थी सीख लेता है, ठीक है। जैसे चेतन और अचेतन अवस्था की मैं बात बताऊँ, जैसे कि अभिमन्यु की अगर बात की जाए, पेट में ही थे तो उन्होंने क्या सीख लिया था, उन्होंने एक प्रकार से जो द्रोणाचार्य महोदय ने जो व्यूह रचना करी थी, चक्रव्यूह रचना, उस चक्रव्यूह के बारे में भगवान श्री कृष्ण जानते थे, द्रोणाचार्य जानते थे और अर्जुन जानते थे। लेकिन चूंकि अर्जुन के ही पुत्र हैं अभिमन्यु, सुभद्रा के गर्भ में थे, और जब एक प्रकार से अर्जुन को या सुभद्रा को बता रहे थे चक्रव्यूह के बारे में, तो अभिमन्यु ने उसको सुन लिया। अभिमन्यु नहीं, मतलब अर्जुन बता रहे थे सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में, जब वो पूछ रही थी कि क्या क्या होता धनुर्विद्या में, तो अभिमन्यु धनुर्विद्या की सबसे सीक्रेट चीज़ जो थी चक्रव्यूह के बारे में, क्योंकि चक्रव्यूह ऐसा व्यूह होता है जिसमें अगर कोई व्यक्ति फंस गया तो निकलना बड़ा मुश्किल होता है और जाना भी, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, शत्रु पराजय का शिकार हो जाता है। तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बताया था, अश्वत्थामा को बताया था, और अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को बता रहे थे, भगवान श्री कृष्ण की जो बहन थी उनको, और उन्हीं के गर्भ में थे उस समय जो है अभिमन्यु। तो अभिमन्यु ने सीख लिया था। तो वो सीखना भी अनुकरण के द्वारा ही सीखना है, अचेतन प्रक्रिया में। वो पेट में थे चूँकि, और वहीं से उन्होंने सीख लिया, तोड़ना नहीं सीख पाए थे क्योंकि वो सो गई थी। तो अनुकरण जो होता है चेतन और अचेतन मन से किया जाता है, फलस्वरूप बहुत सी बातें बिना किए ही विद्यार्थी सीख लेता है। चौथा, रचनात्मक कार्यों के लिए यह विधि बहुत उपयोगी होती, जो एक प्रकार से रचनात्मक कार्य होते हैं, जो एक प्रकार से थोड़ा सा टेक्निकल काम होते हैं, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। पांचवा, जैसे टेक्निकल काम आप देखते लगातार, कोई कंप्यूटर बनाने वाला व्यक्ति है, कंप्यूटर बनाना उसने सीखा नहीं है, लेकिन लगातार वहाँ पर कहते नहीं अखाड़ा का लतमरुआ पहलवान होता है, तो यानी देख देख करके उसने सीख लिया है। अखाड़ा का लतमरुआ पहलवान, लतमरुआ पहलवान मतलब कि अखाड़ा में वो देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं कि हाँ भाई इधर उधर, उसको पहलवान को बता रहे हैं कि नहीं इधर नहीं लड़ना उधर लड़ना है, इस प्रकार से तो देख देख करके वो दांव पेच सीख जाते, तो वो भी पहलवान ही हो जाते हैं। तो ऐसा होता है अनुकरण के द्वारा सीखना, ठीक है। मंद बुद्धि के बालकों की सीखने की समस्या का समाधान देख करके हो जाता है। छोटी कक्षाओं में बालक प्रायः भाषा का अनुकरण जो होता है वो इसी विधि के द्वारा सीखता है। सातवां उपयोग इसका यह है कि बालकों के चरित्र निर्माण इस विधि की सहायता से ही होता है, उनका कैरेक्टर बनता है अच्छा। इसके अलावा जैसा वो देखेंगे वैसा ही काम करेंगे। शिक्षकों, माता पिता और अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो वातावरण अच्छा बनाएंगे, ताकि अगर बच्चा वातावरण अच्छा मिलेगा बच्चे को तो वो अच्छे काम करेगा और अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेगा, जानेगा। इसके अलावा बौद्धिक विकास के लिए यह विधि बहुत ही अच्छी सिद्ध हुई है, ठीक है। बुद्धि का विकास जो होता है इस विधि के द्वारा अधिक मात्रा में होता है।
ये भी ठीक है। 10वां इसका उपयोग ये है कि अनुकरण के द्वारा सीखने से बालक के व्यक्तित्व का भी विकास होता है और बालक का व्यक्तित्व एक प्रकार से निखरता है। ठीक है। अगला जो सिद्धांत है आपका सीखने की जो अगली विधि है वो है सूझ से सीखना। सूझ यानी कि इंसाइट, लर्निंग बाय इंसाइट यानी अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है। प्रत्यक्षात्मक स्तर से में सीखना, गेस्टाल्टवाद इसको कहते हैं खास करके अंग्रेजी में। यह विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। मनुष्य एक बौद्धिक यानी कि रेटेशनल प्राणी है। वह कभी कभी मानसिक शक्ति से परिस्थिति को अच्छी प्रकार समझ लेता है और इसके बाद वह तुरंत सीख जाता है। अवयवीवादियों ने इस प्रकार के सीखने को सूझ से सीखना बताया है कि कोई काम हो रहा है, मतलब कि कोई, जैसे कि एक मैं बताऊं, एक बंदर था, 10 बंदर थे। अभी प्रयोग मैं चर्चा करूंगा चिंपैंजी के बारे में, अभी मैं चर्चा और कर रहा हूं। कोहलर महोदय ने जो प्रयोग किया उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसको सुनाने में टाइम थोड़ा सा लग जाएगा, बाकी ये अभी हम कोहलर वाला प्रयोग देखेंगे तो उसी समय जान लेंगे। देखिए, संसार के समस्त प्राणियों में मनुष्य जो है सबसे अधिक इस विधि से सीखता है, सूझ के द्वारा। मतलब सूझ के द्वारा समझ रहे हैं कि आपके अंदर से ही आवाज़ आती है कि भाई ऐसे, इसको ऐसे नहीं, अगर ऐसे करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, या ऐसे काम संपन्न हो जाएगा। दार्शनिक, इंजीनियर, राजनीतिक इसी सूझ की सहायता से बड़े बड़े कार्य करते हैं। सूझ कल्पना पर आधारित होता है। इसके फलस्वरूप जिसकी कल्पना शक्ति जितनी अच्छी होगी वो उतने अच्छे तरीके से या इस विधि से सीखने में अधिक सफल होगा। जिसकी स्मृति, जिसकी कल्पना शक्ति ज़्यादा होगी वो। ठीक है, समझ रहे हैं ना। सूझ का सिद्धांत समझ रहे हैं कि भाई अभी कोई चीज़ होने वाला है और आपको पहले से आभास होगा कि भाई ये चीज़ होने वाली, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे आप। तो ये होता है सूझ का सिद्धांत। ठीक है, इसको लेकर के कोहलर महोदय ने जो प्रयोग किया उसके बारे में देखेंगे। कोहलर का प्रयोग, उन्होंने एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। चिंपैंजी को एक कमरे में बंद कर दिया और उसे 2 लकड़ी इस प्रकार की दे दी गई जिनके छोर मिलाने पर मिल जाते थे। पहले तो चिंपैंजी ने एक लकड़ी से बाहर रखा हुआ केला अपनी ओर खींचने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहा और अंत में दोनों लकड़ियों के छोर जोड़ करके उसने केला अपनी ओर खींच लिया। और इस प्रकार चिंपैंजी ने सूझ से काम किया। मतलब उसने देखा कि भाई अगर 2 लकड़ी हैं और दोनों जुड़ने से एक प्रकार से क्या होता है, केला खिंच जाएगा, तो वो कर लिया। एक ऐसे और था, क्या होता है ये, हालांकि वो दूसरा सिद्धांत है, उस पर नहीं जाते हैं। ये सिद्धांत बड़ा ज़बरदस्त है कोहलर महोदय का जो प्रयोग है। चिंपैंजी को एक पिंजरे में जब उन्होंने बंद किया तो देखा उनको 2 लकड़ी उस बंदर के पास रख दी गई और 2 लकड़ी एक प्रकार से दी गई जिनके छोर अगर आप मिला देंगे तो वो मिल जाते थे। मतलब ऐसी टेक्निक की गई थी। तो चिंपैंजी पहले एक लकड़ी से उस केले को खाने का प्रयास करता है, उस केले को लाने का प्रयास करता है, नहीं ला पाता है। जब वो दोनों लकड़ी का प्रयोग करता है तो उस केले को खींच करके खा लेता है। ये हो गया एक प्रकार से सूझ का सिद्धांत। ठीक है, यानी उसने दिमाग लगाया अपना। शिक्षा में इसकी उपयोगिता को जान लेते हैं। सबसे पहले उपयोगिता, इसमें समय की बहुत बचत होती है। सूझ के सिद्धांत में बालक पूर्ण परिस्थिति को समझ करके समस्या का समाधान कर लेता है। परिस्थिति को समझना ही एक प्रकार से सूझ को डेवलप करना। अगर आपके समझ में सिचुएशंस आ गई कि क्या सिचुएशंस है तो आप सूझ निकाल लेंगे, आप समाधान उसका निकाल लेंगे। अगर आप समस्या को जान गए, समस्या की जड़ को जान गए, तो आप सूझ, मतलब आप एक प्रकार से उसका परिणाम, उसका समाधान निकाल लेंगे। दूसरा, इससे कल्पना शक्ति और बुद्धि का विकास होता है जो शिक्षा के लिए आवश्यक है। तीसरा, रचनात्मक कार्यों में प्रोत्साहन मिलता है इस विधि के द्वारा। चौथा, विद्यार्थियों की तर्कना शक्ति, मतलब होता है जो तर्क करने की शक्ति होती है, स्मृति या तर्क करने की शक्ति, जो उनका चिंतन है, जो उनका बौद्धिक विकास है वो डेवलप होता है इससे। यानी उनकी रीजनिंग मजबूत होती है इसके द्वारा, यानी कि उनकी तर्कना शक्ति विकसित हो जाती है। इसके फलस्वरूप किसी बात का स्वयं निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। पाँचवा, कठिन विषयों को समझने के लिए यह विधि काफ़ी उपयोगी होती है। छठा उपयोग शिक्षा में इसका ये है कि विद्यार्थी जब सूझ से काम लेने लगते हैं तब वह अपने आप पर नियंत्रण अधिक रखने के योग्य हो जाते हैं और ये एक प्रकार से एक विद्यार्थी के लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ होती है कि वो अपने आप पे कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें। सातवां उपयोग इसका शिक्षा में ये है या महत्व ये है कि नवीन अनुसंधानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक है यह विधि। अगर कोई नवीन अनुसंधान खोज कर रहे हैं आप, तो इससे क्या होता है, सूझ के द्वारा आप एक प्रकार से एक नया खोज कर पाते हैं और नई नई तकनीक आप सोच पाते हैं। बिना सूझ से कोई नवीन कार्य नहीं संभव हो पाता है और इसी कारण से सूझ का सिद्धांत खास करके अन्वेषणों के लिए, खोज के लिए और
एक प्रकार शोध कार्य के लिए उपयोगी होता है। इसके अलावा शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे प्रोजेक्ट एवं मॉन्टेसरी पद्धति के द्वारा सूझ का विकास करें। ये बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अगर सूझ करने की क्षमता बच्चों के अंदर आ गई तो निश्चित तौर पर वो हर एक मामलों में अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। और मैं बार बार आपको सूझ के सिद्धांत के द्वारा ही पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में जब आप बैठें तो रट करके बिल्कुल रट्टू टोटा आपको नहीं बनना है कि एकदम से रट लिया आपने। नहीं, वहाँ पर जाइए, जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से आप अपने दिमाग का प्रयोग करके आप लिखें। ठीक है। विद्यार्थियों को ऐसे कार्य अधिक कराएं जो आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हों, यह भी एक प्रकार से इसका उपयोग है। इसके अलावा शिक्षालय में याद करने का काम सिखाया जाना चाहिए, बल्कि बालकों से याद करने का काम सिखाना चाहिए, बल्कि बालकों से नए नए कार्य करवाने भी चाहिए। दोनों काम करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका उपयोग ये है। और चौथी जो विधि है आपकी, वो कौन सी विधि भाई? चौथी विधि है संबंध सहज क्रिया से सीखना, यानी लर्निंग बाई जो है कंडीशनड रिफ्लेक्स, उद्दीपकों से उत्पन्न अनुभूति की पुनः स्मृति। तो ये एक प्रकार से आ वाला पोर्शन में इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो प्रयोग किया विद्वानों ने उसके बारे में, खास करके पावलोव महोदय इस सिद्धांत के प्रणेता माने जाते, तो उनके बारे में जानने का प्रयास। तो उद्दीपकों से उत्पन्न जो अनुभूति की पुनः स्थिति उसके देखेंगे। पावलोव महोदय और वाटसन महोदय, इन लोगों का मत है और इन्हीं लोगों ने इस सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताया। कुछ विशेष प्रकार से उत्पन्न अनुभूति की पुनः स्मृति को ही हम संबंध सहज क्रिया से सीखना कहते हैं। ठीक है। यानी उदाहरण के लिए, उदाहरण समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उद्दीपकों से उत्पन्न अनुभूति की जो क्रिया होती है, मतलब की पुनः स्मृति होती है वो, जैसे कि उदाहरण के लिए प्रत्येक दिन हम कुत्ते को घंटी द्वारा बुला करके खाना खिलाया करें। अगर आप एक कुत्ते को खाना खिलाना तो आप घंटी बजाएं और कुत्ता आ जाए, आप उसको सिखा दें। परंतु किसी दिन आप क्या करें, केवल घंटी ही बजा दें, केवल घंटी बजा दिया करें, तो हम देखेंगे कि कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है और इसी प्रकार विचारों का साहचर्य हमारे मस्तिष्क में समाविष्ट हो जाता है। मतलब ये है कि कुत्ता एक प्रकार से पहले आप जो है सिखाएंगे कुत्ते घंटी बजा करके, और तू आ ले खाना खा ले, ऐसे आप बोलेंगे, बुलाएंगे करके, तो आ जाएगा कुत्ता। तो आप लगातार 10-12 दिन ये काम करें। ठीक है। उसके बाद में फिर आप घंटी जब बजाएंगे तो देखेगा कि भाई घंटी बज रही है, इसका मतलब खाना आ गया है। तो ये उद्दीपक उसने देखा कि भाई घंटी बज रही है, इसका मतलब क्या है, खाना खाने का समय हो गया है। तो ये एक प्रकार से घंटी बजती स्कूल में, तो यानी मतलब कि इंटरवल हो गया है या 1 घंटा बीत गया है। तो एक प्रकार से ये कुत्ते पर उन्होंने प्रयोग किया था पावलोव महोदय ने। पावलोव महोदय ने एक प्रयोग और किया, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। और क्या प्रयोग किया उसको जानने का प्रयास करते हैं। कुत्ते पर प्रयोग किया, कुत्ते के खाने के साथ घंटी भी बजने लगती थी और इस प्रकार की क्रिया कुछ दिन तक चलती रही। और उसके बाद पावलोव ने खाना सामने न रख करके केवल घंटी बजाई, तो उसने यह देखा कि कुत्ते के मुंह में लार आ जाता है। और पावलोव ने इस प्रकार से सीखने की क्रिया का नाम दिया सहज संबंध, संबंध सहज क्रिया से सीखना। मतलब एक क्रिया ऐसी, मतलब पहले खाना रखते थे और घंटी बजाते थे और कुत्ता आकर करके खाना खा लेता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि केवल घंटी ही बजाना प्रारंभ किया, लेकिन वो देख रहे हैं कि कुत्ता खाने के इच्छुक एकदम से आ जाता है, लार उसके मुंह से टपकने लगती है। यानी कि यह है संबंध सहज क्रिया, मतलब क्रिया कर रहे हैं और एक सब प्रकार से क्रिया से संबंध हो गया है उस जानवर का, उस कुत्ते का। तो इसी प्रकार से कुछ एक प्रकार से प्रतीकात्मक व्यवस्था के द्वारा, उद्दीपकों के द्वारा सीखना। ठीक है। शिक्षा में इसका क्या प्रयोग है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से शिक्षा में इसका उपयोग होता है। और आपको बता दूं, यह वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने, ताकि इसी प्रकार से और वीडियो मैं देता रहूं और लगातार आप लोग पढ़ते रहें इसे। देखिए, पहला प्रयोग ये पहला उपयोग है शिक्षा में। बालक की शिक्षा जन्म काल से ही प्रारंभ हो जाती है और इस विधि से सीखने का अवसर बालक को हमेशा मिलता रहता है। ठीक है। दूसरा, बच्चे खतरनाक परिस्थितियों से दूर हो जाते हैं इस विधि के द्वारा, क्योंकि पहले से पता चलता है कि भाई ये चीज़ गलत है और उसको लेकर के, ऐसे आप करंट है कहीं पर, बिजली का तार, और बच्चा जब छूने आता है तो आप बताते हैं, आप एक बार उसको ऐसे दूर से ही ऐसे स्पर्श, दूर से ही से छू करके बताते हैं हाँ बहुत दर्द हो रहा है। तो बच्चे को लगता है कि भाई इसको छूने से दर्द होता है, इसको छूने से डर लगता है, तो वो नहीं छुएगा फिर उसको। ठीक है। तो ये देखिए। तीसरा, पढ़ने लिखने, हिज्जे यानी स्पेलिंग याद करने आदि के लिए यह विधि बहुत ही लाभदायक होती है। ठीक है। इसके अलावा बच्चे इस प्रकार के सीखने की प्रक्रिया से अच्छे विचार, अच्छी आदतें और अच्छे अस्थायी भाव निर्मित कर पाते हैं। इसके अलावा अगला उपयोग है
प्रयोग है शिक्षा में कि नियंत्रण करने के लिए यह विधि अच्छी सिद्ध होती है। कंट्रोल करने के लिए बच्चों को ये विधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग भी इसी पर आधारित होता है कि किस बच्चे को पुरस्कृत करना है, किस व्यक्ति को दंड देना है, ये खास करके इस विधि का ही एक प्रकार से परिणाम है। सहज मतलब संबंध सहज क्रिया के द्वारा सीखना ही कहीं ना कहीं पे पुरस्कार एवं दंड के प्रयोग जो है खास करके इसी के विधि पर आधारित है। इसके अलावा बच्चों के भीति या डर जो होता है, भीति मतलब होता है इस भीति जिसको कहते हैं ऐसे डर टाइप का जो होता है, मेनिया टाइप का, फोबिया टाइप का जो होता है, फोबिया, तो फोबिया संबंधी जो मानसिक रोग होते हैं इसकी सहायता से समाप्त कर दिए जाते हैं बच्चों के। इसके अलावा वातावरण के समायोजन करने में सहायता मिलती है इस विधि के द्वारा। बुरी आदतों को समाप्त किया जा सकता है इस विधि के द्वारा। तो ये सब एक प्रकार शिक्षा में इसका उपयोग है। इसके अलावा इसके द्वारा या इस विधि के द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया में यानी कि सोशलाइजेशन में सहायता मिलती है। सोशलाइजेशन इन समाजीकरण क्या है? समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के द्वारा बच्चा जो होता है चलना, बैठना, उठना, समाज के में सामंजस्य करना सीखता है। अगर किसी बच्चे को मैं बताऊँ, कई सारे बच्चे थे, जैसे रामू बच्चा हो गया, लखनऊ स्टेशन पर मिला था, आपको पता होगा वो बच्चा जो था 1905 में कब मिला था, तो वो बच्चा समाज के संपर्क में नहीं आया था, तो जानवरों जैसा व्यवहार करता था। जैसे आप मोगली मूवी देख रहे होंगे, मोगली आपको पता होगा, तो मोगली बच्चा जंगल में ही पड़ जाता है, तो जंगली स्वभाव उसका हो जाता है, वो इंसानों जैसे व्यवहार नहीं करता है। वो चूँकि इंसानी बच्चा तो है, लेकिन वह एक प्रकार से जानवरों की संगत में रहा है, तो कहा नहीं गया है कि संगत से गुणावत है, संगत से गुण जाए, और एक प्रकार से तो संगत जैसी मिलेगी वैसा व्यक्ति हो जाएगा। जानवरों की संगत मिली उसको तो जानवर टाइप का हो गया वो, मतलब कि जानवरों जैसे व्यवहार करने लगा वो। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कई बालिका अन्ना हो गई, कैस्पर हाउजर, ऐसे कई स्थानों पर पूरे संसार में कई सारे ऐसे बच्चे मिले हैं जो बच्चे खास करके क्या होते हैं, जो बच्चे एक प्रकार से मिले हैं और वो बच्चे जानवरों से व्यवहार करते थे। वो खाना वगैरह दोनों हाथों से, मतलब कि दोनों हाथों से खाना खाते थे। हाथों से क्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिले जो कि मुंह से केवल खाते थे खाना, और चारों पैरों मतलब कि हाथ और पैर दोनों को मिला करके चलते थे। इस टाइप के बच्चे मिले हैं। तो ये सब समाजीकरण उनका नहीं हुआ है। जिन बच्चों का समाजीकरण नहीं होता है उनका यही हाल होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में यह विधि जो है संबंध सहज क्रिया से सीखना, ये विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार बालक प्रारंभिक जीवन में बहुत कुछ सीख लेता है इस विधि के द्वारा। तो ये कई सारी विधियाँ थी जिनके बारे में हमने आपको बताया। निश्चित तौर पर आपकी समझ में आई होंगी ये विधियाँ। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और वीडियो आपके समक्ष मैं देता रहूँ और आपको बताता रहूँ। समाजशास्त्र का जो टॉपिक है खास करके वो है अपराध, बाल अपराध और स्वयं व्यसन अपराध। तीनों टॉपिक को या तीनों टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों को एक ही वीडियो में मैंने समझा दिया। लगभग 10-12 प्रश्न इसमें तैयार हो गए हैं आपके। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लाइव क्लास 1 थी, इसके अलावा सोशियोलॉजी की और वीडियो मैं दूंगा। इसी प्रकार से शिक्षा शास्त्र की, ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की सभी की वीडियोज़ आपको देने का प्रयास करूँगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन पर मैं चर्चा करूँगा, ठीक है। इसके अलावा हिंदी अनुवाद का मैंने टॉपिक दिया था, अनुवाद का महत्व और अनुवाद का प्रकार पूरा विस्तार से समझाया है। आप यह वीडियो देख लीजिएगा, लगभग 10 से 15 नंबर आपके तैयार हो जाने हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी आपको मैं बता दूं कि इसी प्रकार से और भी वीडियो मैं देता रहूँगा, तो आप सभी लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे, उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड मैं आपको वीडियोस दूंगा, और जो वीडियोस आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे और आपकी परीक्षा में हूबहू प्रश्न आने वाले, तो आप लोग इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास करें और एक क्रांति ला दीजिए। आप सभी दोस्तों के पास अपने शेयर करना चाहिए। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो हम आपका जीवन हाथ, मतलब कि आपका परीक्षा के अंत समय तक एकदम से हाथ पकड़े रहूँगा। ये मैं आपसे प्रण करता हूँ। आपकी परीक्षा के अंतिम समय तक मैं आपके साथ रहूँगा और मैं निभाता भी हूँ आपके साथ। परीक्षा के अंत समय तक मैं साथ निभाता हूँ। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट में पड़ी हुई सारी वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिएगा, बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से हिंदी का वीडियो मैंने दिया था। राजनीति विज्ञान में हमने एक प्रकार से प्लेटो से बनने वाले समस्त प्रश्नों पर चर्चा कर दी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 10 नंबर यहाँ से आपके बनने वाले, तो आप यह वीडियो देख लीजिए राजनीति विज्ञान की, ठीक है। परीक्षा में लगातार आने वाले प्रश्नों में जियोग्राफी से बनने वाला डी हिटलसी महोदय ने जो विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया था 13 तरीके का, उसके बारे में विस्तार से हमने बताते। तो जियोग्राफी अगर आपका सब्जेक्ट हो, जियोग्राफी वाला वीडियो देख लीजिएगा, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारे वीडियोज़ मैंने आपको बना करके दिए हुए हैं
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी लिखित टाइप का मॉडल पेपर और ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। कानपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होने वाली है और उसके लिए आपको मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर दिया हुआ है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो है उसका पेपर हुआ था, उस पेपर को भी मैंने सॉल्व करवाया। वो ऑब्जेक्टिव परीक्षा हुई थी 75 नंबर की, आप उस पेपर को देख लीजिएगा और हमारे द्वारा बताए गए ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर को देखिएगा। प्लेलिस्ट में वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो पेपर हुए हैं, दो पेपर, उन पेपर को आप देख लीजिएगा। वो भी प्लेलिस्ट में मैंने सारे पेपर को सॉल्व करवा दिया है। वो कानपुर विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले, तो आप लोग उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही उपयोगी होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। इसी प्रकार से आपका जियोग्राफी हो ही गया है, होम साइंस का बचा हुआ है, इकोनॉमिक्स का बचा हुआ है। इन सभी टॉपिक्स, इन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में जल्दी देने का प्रयास करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।